हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 28 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का बुकर पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पॉल लिंच जो है इन्होंने जीता है। पॉल लिंच, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये पॉल लिंच हैं। ये आयरलैंड के रहने वाले हैं और 45 वर्षीय लेखक हैं ये। इनका नॉवल है प्रॉफेट सॉन्ग। ठीक है, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग को, प्रॉफेट सॉन्ग। इस नॉवेल के लिए इनको जो है बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन पे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2022 का बुकर प्राइज किसको मिला था। तो 2022 का बुकर प्राइज जो है श्रीलंका के राइटर हैं जिनका की नाम है शेहान करुणानिलका। ठीक है, इनको मिला था और इनकी पुस्तक का नाम था सेव मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम। और 2022 का मिला किसको था? श्रीलंका के लेखक शेहान करुणानिलका को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि बुकर प्राइज जो है, बुकर प्राइज के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बार बुकर प्राइज जो है दिया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में दिया गया था। और बुकर प्राइज जो है एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। किसकी तरफ से दिया जाता है? यूके की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अंग्रेजी में लिखे हुए पुरस्कार, लिखे हुए नॉवेल्स को जो कि यूके से प्रकाशित होती हैं, उनको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में मैन बुकर पुरस्कार लिख कर आ जाए तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं भारत के बारे में कि भारत में किस किस राइटर को जो है बुकर प्राइज मिल चुका है। तो भारत की पहली जो है राइटर थी हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने जो है बुकर प्राइज जीता था। कब जीता था? 1997 में जीता था। और इनकी नॉवल का नाम क्या था? द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड्स ऑफ, मैं लिखे दे रही हूँ आप यहाँ पर, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये याद रखिएगा सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ इसकी स्टैटिक चीज़ें भी याद रखिएगा। अच्छा, दूसरे कौन हैं? दूसरी हैं किरण देसाई। ठीक है, कौन है? किरण देसाई। इनको कब मिला था मैन बुकर पुरस्कार? तो इनको मैन बुकर पुरस्कार बोथ आर द सेम थिंग, मैं अभी पीछे ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, 2006 में दिया था इनको। ठीक, अच्छा, तीसरे हैं अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा को कब मिला? अरविंद अडिगा को 2008 में मिला। इनका नॉवल का नाम क्या है? द वाइट टाइगर। ठीक है, क्या नाम है? द वाइट टाइगर। चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूँ। 3 ऑप्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बचा है ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। अभी हमने ऊपर बात की थी कि बुकर प्राइज सबसे पहले कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। किसको दिया गया था? पीएच न्यूवी को दिया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला बुकर प्राइज किसने जीता, तो आप लोगों का आंसर होगा पीएच न्यूवी ने जीता। कब जीता? 1969 में जीता। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसी तरीके का सेम, इससे मिलता जुलता पुरस्कार है जिसको कि कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि ये चर्चा में रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड या बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन जब बात हो जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की तब ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। ठीक, और ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है
साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पुस्तकों को दिया जाता है जो कि यूके में प्रकाशित हो रही होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक को मैं करेक्ट कर देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है सबसे पहले दिया गया था 2004 में, वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्ष 2004 में दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो 2004 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था पहली बार। अब बात आ जाती है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय 2023 का बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, जिनका की नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या नाम क्या है, टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर बात कर ली जाए कि भारत की एकमात्र महिला या एकमात्र भारतीय नागरिक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, उनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है, गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री। और उनकी नॉवेल का नाम क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। ठीक है, इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इस पे क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। और ये जो इतने भी फैक्ट मैंने अभी बताए हैं उनको ध्यान से रिवाइज करिएगा, अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे बताइएगा। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो 2023 में जो पैरा गेम्स होने जा रहे हैं उसका शुभंकर है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है, उज्ज्वला ना एक गौरैया है। ठीक है, गौरैया अर्थात छोटी चिड़िया होती है गौरैया, वो पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है। ठीक है, तो पैरा गेम्स होने कहाँ जा रहे हैं, न्यू दिल्ली में होने जा रहे हैं। कहाँ होने जा रहे हैं, न्यू दिल्ली में होने जा रहे हैं। कब से कब तक होंगे, 10 से 17 दिसंबर तक होंगे। ठीक है, कब तक होंगे, 10 से 17 दिसंबर तक होंगे। इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, इसमें 7 प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, जिसमें कि पैरा एथलीट, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग होगा। ठीक है, इसके नाम आप लोगों को याद नहीं रखने हैं, लेकिन अगर ये कहीं क्वेश्चन बन जाए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितनी स्पर्धाएं होने वाली हैं या कितनी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा 7 प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा। तो ब्रिक्स 2024 का आयोजन जो है रूस में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, रूस में होगा। अच्छा, 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, 2023 का आयोजन जो है हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब अगर हम ब्रिक्स में रूल वाइज चलें तो रूल वाइज क्या होता है कि जब 2023 का संस्करण था 15वां संस्करण का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो इस बार किसको होस्टिंग करनी चाहिए थी, ब्राज़ील को करनी चाहिए थी। किसको करनी थी, ब्राज़ील को करनी थी। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि ब्राज़ील में G20 2024 की सबमिट होने वाली है। ठीक है, तो ब्राज़ील ने मना कर दिया कि भैया मैं 2 जो है सम्मेलन एक साथ होस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ब्राज़ील के मना करने पर जो 2024 की होस्टिंग है वो किसको दे दी गई, रूस को दे दी गई। ठीक है, इसीलिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 16वां होने वाला है 2024 का, उसका आयोजन कहाँ पर होगा, किस देश में होगा, रूस में होगा। ठीक है, कारण क्या है ये आप लोगों को पता चल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ठीक, ब्रिक्स जब स्थापना हुई थी तब जो है BRIC ये 4 कंट्री थे। ठीक है, 2001 में केवल 4 देश इसमें शामिल थे। और पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी 2009 में। ठीक है, होस्टिंग किसने की थी, रूस ने की थी, रशिया ने होस्टिंग की थी पहली समिट। ठीक है, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। 2010 में कौन शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तब ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ब्रिक्स समूह में, ये जो ब्रिक्स समूह है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने तो ब्रिक्स समूह में
कितने नए देश शामिल होने वाले हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा 6 नए देश शामिल होने वाले हैं। 6 नए देश शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से होंगे वो देश? मिस्र पहला हो गया, अगला हो जाएगा दूसरा सऊदी अरब, तीसरा हो जाएगा ईरान, यूएई, इथोपिया और अर्जेंटीना। ये 6 देश ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये ब्रिक्स के बारे में सब देखा, और ये क्वेश्चन पे भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और इसकी सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप लोग वीडियो को जो है बैक करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर सीएनजी स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है? तो सीएनजी स्टेशन का इनॉग्रेशन वाराणसी में किया है। ठीक है, वाराणसी में हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? रविदास घाट पर किया है। ठीक है, रविदास घाट पर। गेल का एक फ्लोटिंग सीएनजी है, अगर कंपनी का नाम पूछा जाए तो आप लोग बताओगे गेल। ठीक है, गेल का फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफिलिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये फ्लोटिंग स्टेशन है, इसलिए इसको गंगा नदी में कहीं भी किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी 26 नवंबर को हमने क्या मनाया है? संविधान दिवस मनाया है। इसे विधि दिवस या कानून दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण सुप्रीम कोर्ट में किया है। यहाँ पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि हमारे सीजेआई हैं वो भी उपस्थित थे, और केंद्रीय विधि मंत्री भी उपस्थित रहे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो है अभी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आरोग्य आयुष्मान मंदिर रखने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी टैगलाइन क्या होने वाली है? इसकी टैगलाइन होने वाली है आरोग्यम आरोग्यम परम धर्मम। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन होने वाली है। ठीक, इसको क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग का नाम क्या है? तो दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग का नाम है A23A। ठीक है, यूके के अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि एक आइसबर्ग जो कि टूट गया है। ठीक है, आइसबर्ग टूट गया है और दक्षिणी सागर में बह रहा है, दक्षिणी सागर की ओर बढ़ रहा है तेजी से। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूके के आर्कटिक सर्वेक्षण ने जारी की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि आइसबर्ग क्या होता है। मान लीजिए ये जो है सरफेस है समंदर का, पानी का। ठीक है, तो आइसबर्ग क्या होता है? बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है। ये हिस्सा कुछ इसका ऊपर दिख रहा होता है, और बहुत बड़ा हिस्सा एक नीचे बर्फ के का हिस्सा जो है नीचे होता है, पानी के नीचे, जो कि दिखाई नहीं देता है। तो इसको ही आइसबर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखी होगी। तो टाइटैनिक फिल्म में देखिए, वो जो जहाज होता है जिस बर्फ के टुकड़े से टकराता है, जिस आइसबर्ग, उसको ही आइसबर्ग कहेंगे हम, उसे ही आइसबर्ग कहा जाता है, कि वो बर्फ से टकराता है और टकराकर टूट जाता है। ऊपरी हिस्सा तो दिख रहा होता है, जितना ऊपरी हिस्सा होता है उससे कई गुना हिस्सा नीचे होता है। ठीक है, इसीलिए इस तरीके के आइसबर्ग जो होते हैं खतरनाक साबित होते हैं कभी कभी पानी के जहाज़ों के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है आप लोगों का 26 नवंबर को। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सतत परिवहन सतत विकास, ये इसकी थीम थी। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विश्व सतत परिवहन दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सतत परिवहन दिवस की बात हुई तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्यों की। तो हमारे टोटल सस्टेनेबल गोल्स कितने हैं? हमारे सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। और इनको पूरा करने की लिमिट कब तक है? 2030 तक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नवंबर 2023 में किस देश ने
भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। तो वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा जो है अभी हाल ही में की है मलेशिया ने, ठीक है। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, ठीक है, कौन है मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, अनवर इब्राहिम, इनको भी याद रखिएगा। इन्होंने 26 नवंबर को जो है ये घोषणा की है कि भारतीय नागरिकों को विदाउट वीज़ा जो है प्रवेश मिलेगा मलेशिया में। इसके साथ साथ ही इन्होंने चाइनीज़ जो नागरिक हैं उनको भी ये सुविधा दी है। अच्छा, कितने दिनों के लिए प्रवेश मिलेगा? 30 दिनों के लिए, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो मलेशिया के पीएम है उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, ठीक है। अच्छा, तो इससे पहले भी 2 देशों ने, हो गया श्रीलंका और दूसरा हो गया थाईलैंड, ठीक है। तो अब 3 कंट्री हो गए ये, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया, जहां पर विदाउट वीज़ा भारतीय टूरिस्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया है? तो नो नॉनवेज डे के रूप में यूपी गवर्नमेंट ने 25 नवंबर को घोषित किया है, ठीक है। 25 नवंबर को क्यों घोषित किया है? क्योंकि इस दिन बहुत सारे महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, उनकी जन्मतिथियां हैं, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। तो इस प्रकार से हमने 28 नवंबर के करंट अफेयर्स देखे। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।